हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने हेलो एल्केन्स का केमिकल प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी एंड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। आई होप आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी और आपको वो अच्छा समझ में आया होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे, जो हमने हेलो एल्केन्स पढ़ा है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो हम आज डिस्कस करने जाएंगे द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती हैं एक बार इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें हेडिंग डाल देता हूँ। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक्चुअली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट SN1 और सेकंड होती है SN2। तो अगर इनकी बात करें SN1 का फुल फॉर्म क्या होगा, तो SN1 होती है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हम इसको डिनोट करते हैं SN1, ठीक है ना। और सेकंड जो रिएक्शन होगी वो होती है बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN2। क्लियर? अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कौन से डिस्कस करेंगे? SN1, दैट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इसमें और समझाना चाहता हूँ। वो क्या है, ज़रा आप उसको समझ लीजिए। कि देखिए, हम जानते हैं कि जो हेलो एल्केन्स है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों तरीके का हो सकता है। आई होप आपको ये आता होगा। क्या मीनिंग है देख लिए कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br, दैट इज प्राइमरी हेलो एल्केन्स। क्लियर? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3H सिंगल बॉन्ड Br, दैट इज सेकेंडरी, और इसको हम बोलते हैं टर्सरी हेलो एल्केन्स। आपको आना चाहिए और नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है वो फंक्शनल कार्बन होता है, या ऐसा बोलो कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़े उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं, इस चीज़ को देखिए आप। तो देखिए, हेलोजन इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से एक कार्बन ये है, एक ये है, एक ये है। तो बताओ ये कौन सा हेलो एल्केन्स हो गया? टर्सरी हेलो एल्कीन। देखिए, इसमें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है, तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी हेलो एल्कीन। अब यहां देखें कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, इसका मतलब प्राइमरी हेलो एल्कीन। ठीक है, चलो। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भाई CH3Br ये कौन सा होगा? तो ये प्राइमरी हेलो एल्कीन्स होगा कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो सिंगल है। अब आप कहोगे सिंगल ही है। अगर कोई भी हेलोजन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ता है वो तो प्राइमरी होगा। उससे कितने जुड़ रहे हैं? अगर एक जुड़ रहा है तो प्राइमरी, 2 जुड़ते हैं सेकेंडरी, और 3 जुड़ते हैं तो टर्सरी। और यहां देखें डायरेक्टली एक ही कार्बन है तो इट मीन्स ये भी क्या होगा? प्राइमरी होगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों समझाया, उसका एक रीजन है कि भाई जो SN1 रिएक्शन होती हैं, वो SN1 जो रिएक्शन होती हैं वो हमेशा 3 डिग्री हेलो एल्केन की मैकेनिज्म को फॉलोड करेंगी।
और जो SN2 होगी वो हमेशा प्राइमरी हेलो एल्केन्स का की मैकेनिज्म देंगी। अब बात आती है 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री हेलो एल्केन्स को हम SN2 से भी मैकेनिज्म दे सकते हैं और उसको SN1 से भी दे सकते हैं। हालांकि वहाँ हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं, फिर भी आपको ये बात पता होना चाहिए कि SN1 से हम 3 डिग्री हेलो एल्केन्स की मैकेनिज्म देंगे और SN2 से हम प्राइमरी हेलो एल्केन्स की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन था। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट, दैट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार आप इसको देख लीजिए जब तक। क्लियर? चलो तो मैं इसको रफ कर लेता हूं और हम फर्स्ट पढ़ेंगे कौन सा बताओ? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN1। ठीक है। तो ये बोर्ड अभी अच्छा साफ नहीं हुआ है तो मैं अच्छा कर देता हूं। तो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। चलो तो ऑब्वियसली है कि हम SN1 पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज कौन सी पढ़ने जा रहे हैं बताओ? SN1। और SN1 जब होगा तो बताओ इसकी मैकेनिज्म हम किसके थ्रू देंगे? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के थ्रू। तो मैं एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, CH3CH3CH3Br। बताओ ये कौन है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है। चलो, और इसकी रिएक्शन में कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल OH आयन, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन ले लेता हूं। कौन हो गया? हाइड्रोक्साइड आयंस। अब आप सोच रहे होगे हाइड्रोक्साइड आयन कहां से आया होगा? अरे हो सकता है ये KOH एक्वस हो तो KBr निकल जाएगा, OH वैसे भी ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, कोई टेंशन ना लें आप सोच रहे हो कि हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे KOH लिख सकते हो, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। तो बताओ क्या होगा? बताओ ये हेलोजन क्या होगा? बताओ एलिमिनेट होगा और OH आयन आएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हैं? भाई देखो अभी आप 1 तो छोड़िए कि SN1 ही क्यों कह रहे हैं, वो भी सारी बात हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, तो मैंने इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझिए कि सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब कि एक से किसी दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है ना। आपने देखा होगा आप कभी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं कि भाई आप मुझे ये मेडिसिन दे दीजिए, तो मेडिकल स्टोर वाला बोलता है भाई ये तो नहीं है, इसका सब्स्टिट्यूट है मेरे पर, मतलब साल्ट वही होगा और उस टैबलेट का नेमिंग कोई दूसरा होगा। तो एक्चुअली क्या है, सब्स्टिट्यूट का मतलब है जो आप चाह रहे थे वो तो नहीं है बट उसकी जगह कोई दूसरा है। ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक से किसी दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दें, एक की जगह कोई दूसरा। अब दूसरा नाम देंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला? हम ये तो पढ़ कि यूनिमोलिकुलर, ये तो बात अलग है, मेन रिएक्शन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बाद में हम इसको यूनिमोलिकुलर क्यों कह रहे हैं और इसको SN1 क्यों कहते हैं, हम वो सब डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा, इसको भी समझें। तो क्या है बताओ? जब OH पर नेगेटिव चार्ज है, और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो कौन होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। चाहो तो इसको भी आप लिख सकते हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बताओ? ब्रोमाइड को हटाएगा और उसकी जगह आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन तो हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि Br की जगह OH आ रहा है, इट मीन्स ये सब्स्टिट्यूशन है। और वो सब्स्टिट्यूशन हो किसके थ्रू रहा है? किसी न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। इसलिए इसका नाम कौन सा हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बाद में पढ़ेंगे कि इसको यूनिमोलिकुलर क्यों कह रहे हैं या इसको हम SN1 क्यों कहते हैं, वो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चलो तो क्या बना जरा ध्यान से देखो कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये OH
प्लस ये ब्रोमाइड आयन क्या होगा, एलिमिनेट हो गया होगा। अब आप समझ लें, अगर सपोज करो यहाँ ये KOH होता तो ये KBr निकल जाता, OH आता, वैसे भी आ ही रहा है, तो आप इससे कोई टेंशन ना लें। फाइनली प्रोडक्ट देखें आपका क्या बना, और इसको आप बोल सकते हैं कि टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे हम, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। चाहो तो आप इसका IUPAC से भी नोमेनक्लेचर कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो इसको मैं हटा देता हूँ, कभी आप ये समझो भाई OH सब्स्टिट्यूट हुआ, ब्रोमाइड एलिमिनेट हो गया, क्लियर। अब इस रिएक्शन की मुझे मैकेनिज्म करनी है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से समझें। हेडिंग डाल लेते हैं, मैकेनिज्म। देखिए इसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में पढ़ेंगे, और कैसे पढ़ेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, जरा आप ध्यान से समझें। स्टेप फर्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, या लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेप फर्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। तो क्या होगा स्टेप फर्स्ट में कि जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये ब्रेक होकर कहाँ जाएगा बताओ, कार्बोकैटायन में। कैसे, जरा ध्यान से देखें कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये Br। अब होगा क्या, ये स्टेप बड़ा स्लो होता है, और ध्यान से समझ लें कि बताओ मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट करेगा, ये भी प्लस आई, ये प्लस आई, कार्बन के ऊपर क्या हो जाएंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। और बताओ ब्रोमीन क्या होगा, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को लेके क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा आप ध्यान से देखिए कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये ब्रोमाइड आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर। चलो अब क्या होगा, होगा क्या, जगह ही नहीं है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर मैं ऊपर से रफ कर लेता हूँ, ठीक है। चलो देख लिया होगा, ठीक। चलो फर्स्ट स्टेप देखो, ये रिएक्शन थी, उसकी ये मैकेनिज्म है, तो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा, ये यहाँ कर दूं, दिख जाएगा आपको, नहीं होगा, चलो मैं ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल, इसको एक बार और साफ कर लेता हूं। देखो स्टेप सेकंड होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल कौन था, अभी हमने रिएक्शन में देखा था, हाइड्रोक्साइड आयन, वो क्या करेगा, कार्बोकैटायन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो सेकंड स्टेप का हम नाम भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोनियम आयन। देखो क्या होगा, जो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था उसके ऊपर अब क्या होगा बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल जो था वो क्या करेगा, अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद क्या बना देगा बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3OH, डेट इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बनेगा ये, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। चलो अब ये तो रही बात मैकेनिज्म की। अब बात आती है कि इसको हम SN1 से क्यों डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, SN का मतलब तो आप समझ चुके होंगे, डेट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 का मीनिंग क्या है, 1 का मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट आप सुन लीजिए, कि
ये जो रिएक्शन थी, जो अभी हमने जिसकी मैकेनिज्म करी है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आपके लिए एक दूसरी नई बात आ गई कि ये फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है। तो वैसे तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 12th क्लास में ही केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। वहाँ हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स को हम वहाँ डिस्कस करेंगे, बट स्टिल हमको यहाँ भी थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, तो आपके काम चलाने के लिए, क्योंकि अभी हमने वो चैप्टर डिस्कस नहीं करा है, तो मैं आपको बस इतना बता देता हूँ। हालांकि ये परफेक्टली डेफिनेशन तो नहीं हो सकती, परफेक्ट तो हम कहाँ पढ़ेंगे बताओ? केमिकल काइनेटिक्स में ही। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट होती है तो वो उस रिएक्शन का जो रेट है वो कितने मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करे। अगर वो एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। अगर किन्हीं दो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है तो उसको सेकंड ऑर्डर कहेंगे। किसी 3 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा तो उसे हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। हालांकि ये रिएक्शन अभी परफेक्टली ठीक नहीं है, बट यहाँ पर अपना काम चलाने के लिए ये डेफिनेशन ठीक है। करेक्ट डेफिनेशन हम कहाँ पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में। चलो, तो हम पढ़ रहे हैं कि बताओ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, और हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों बोला इसको भी हम बता देता हूँ कि यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केवल एक ही रिएक्टेंट के, और वो भी किसके बताओ? एल्काइल हैलाइड के। क्लियर है? इसलिए बताओ ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने की वजह से इसको हम 1 से क्या करते हैं बताओ? रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलो, तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद हम जरा रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर पढ़ेंगे। देख लीजिए आप। अब देखेंगे हम रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या मीनिंग है कि अगर SN1 रिएक्शन से, अगर हम SN1 मैकेनिज्म से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड की मैकेनिज्म दें तो उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। पहले तो मैं ऑर्डर लिख देता हूं, उसके बाद उस ऑर्डर को हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा ही क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो होगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और लास्ट में होगा मिथाइल हैलाइड। देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोर्ड में काफ़ी आते हैं। अगर लास्ट ईयर आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखें तो यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस मिलते हैं। चलो, अब हम बात करते हैं कि ये ऑर्डर ही क्यों होगा। देखिए अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ा, और मैकेनिज्म आपने देखा जो इसका स्टेप सेकंड था उसमें आपने देखा था कि जो कार्बोकैटाइन बना था उस पर कौन? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा था, देखा था ना, और फिर जाके हमारा फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ था। क्लियर? इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर जो कार्बोकैटाइन बनना है, कार्बोकैटाइन जो बनना है, अगर वो स्टेबल होगा तभी तो उस पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। अगर मान लो ये कार्बोकैटाइन ही अपने आप में अनस्टेबल है तो क्या न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि SN1 की मैकेनिज्म में उस रिएक्शन की रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि बनने वाला कार्बोकैटाइन कितना स्टेबल है। तो जितना कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा, समझो मेरी बात को ज़रा ध्यान से, कि कार्बोकैटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस रिएक्शन की रिएक्टिविटी भी क्या होगी? उतनी फास्ट होगी। अगर मान लो ये कार्बोकैटाइन ही अनस्टेबल है तो क्या न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब अनस्टेबल होगा तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। तो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। हमने पढ़ा है कहाँ पे? इंडक्टिव इफेक्ट में। इसीलिए स्टूडेंट्स मैं आपसे कहता हूँ कि आपको GOC बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, देखिए अब मैं उसको
GOC के इंडेक्ट इफेक्ट को यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको वो चैप्टर देखने ही पड़ेंगे, सारी वीडियोस को आप देख लीजिए, तब आपको ये ऑर्गेनिक बहुत इजी हो जाएगी। तो ज़रा ध्यान से देखें कि यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप आएंगे और इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, कम करेंगे, और जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा बताओ, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन मिथाइल। अब ऐसा हमने मिथाइल में क्यों बोला, अब मिथाइल का भी समझ लीजिए। अगर मिथाइल कार्बोकैटायन आ जाएगा तो ये सबसे कम अनस्टेबल होगा, सॉरी सबसे कम स्टेबल होगा, डेट इज ये अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ तो H कोई प्लस आई इफेक्ट करने वाला है ही नहीं, तो इसके ऊपर चार्ज सबसे ज़्यादा रहेगा प्लस चार्ज, और ये अनस्टेबल होगा, इसलिए मिथाइल हैलाइड की मैकेनिज्म तो इससे हम दे ही नहीं सकते क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल लो होगी। ठीक है ना? तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। क्या होता है SN1 रिएक्शन, हम समझ चुके हैं कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए यूनिमोलिकुलर भी क्यों बोला, देखो एक नई बात अभी ध्यान भी आ गई कि हमने इसको यूनिमोलिकुलर ही क्यों बोला, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। बताओ, हमने भी बताया था ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और क्यों है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताइए, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही मॉलिक्यूल पर क्या करता है, डिपेंड करता है, और वो भी कौन होता है बताओ, एल्काइल हैलाइड होता है। क्लियर? इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है, सिंस ये फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए 1 लिखते हैं। तो बताओ यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। ठीक है ना? तो हम इसको अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम बात करेंगे SN2। आओ बात करते हैं अब SN2 मैकेनिज्म। SN2 का क्या मीनिंग होगा बताओ, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लेते हैं सेकंड, क्या होगा बताओ, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं SN2 से। क्या होगा जरा इस बार देख लेते हैं, पहले रिएक्शन को देख लेते हैं क्या होगा। अगर हम इथाइल अल्कोहल को कुछ तरीके से लिख देता हूं, थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख दिया है, CH3CH2OH की रिएक्शन हम एक न्यूक्लियोफाइल वही हाइड्रोक्साइड आयन से करें तो बताओ, सॉरी गलत बोल गया मैं, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन काई की लिख देता हूं, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अगर हम इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन से अगर रिएक्शन करें, बताओ ये कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना? ठीक, तो क्या होगा बताओ कि ये न्यूक्लियोफाइल इस Br को क्या करेगा बताओ, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और सब्स्टिट्यूट करके बताओ क्या बना देगा, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। बताओ इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करने से क्या होगा, अच्छा साथ में ब्रोमाइड आयन क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो सेंस बताओ इथाइल ब्रोमाइड कौन सा है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। कैसा है बताओ, 1 डिग्री है, और 1 डिग्री की मैकेनिज्म हम किससे देते हैं बताओ, SN2 से। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है उसको हम अब समझेंगे, कैसे मैकेनिज्म, हेडिंग डाल देते हैं। इस रिएक्शन की हमने क्या पढ़नी है बताओ, मैकेनिज्म को पढ़नी है, कैसे होती है जरा इसको आप एक बार देख लें, कैसे होगा जरा चेक करें। अच्छा एक बात और नोट करें,
जहाँ SN1 की जो मैकेनिज्म थी वो 2 स्टेप में होती है, वहीं SN2 की जो मैकेनिज्म होगी वो सिंगल स्टेप में होगी। कैसे होगी जरा आप ध्यान से देखें। ये हमारा कौन है बताओ, इथाइल ब्रोमाइड। बताओ पीछे से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अटैक करेगा। अब बताओ ये ब्रोमीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करने से क्या होगा बताओ, इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बताओ, यहाँ अटैक करेगा। क्लियर। तो क्या होगा जरा ध्यान से देखें, ये स्टेप क्या होगा बताओ, स्लो होगा। और स्लो होगा तो क्या होगा जरा ध्यान से देखो, ये OH आयन कार्बन से क्या होगा, अटैच होगा, और ये Br आयन क्या होगा, एलिमिनेट होगा। और यहाँ देखें ये CH3 और सिंगल बॉन्ड ये 2H। अब स्टूडेंट्स आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ कार्बन की आपको 5 वैलेंसी लग रही हैं, एक्चुअली 5 है नहीं। यहाँ हो क्या रहा है, क्या यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन में धीरे धीरे अटैच हो रहा है, और ब्रोमाइड आयन उसी रेशियो में क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। तो ऐसी स्टेट को क्या कहते हैं हम, ट्रांजिशन स्टेट, और हाईली ये क्या होती है, अनस्टेबल होगी। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट, और हाईली क्या होती है ये बताओ, अनस्टेबल। क्लियर। चलो फाइनली क्या होगा जरा ध्यान से देखें आप, ये ब्रोमाइड आयन एलिमिनेट हो जाएगा और OH आयन क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा जरा आप देखते रहें कि CH3 H और ये OH, डेट इज इथाइल एल्कोहल। क्लियर। चलो अब यहां भी वही क्वेश्चन उठेगा, उसको हम यहीं पे एक्सप्लेन कर लेंगे कि भाई हमने इसको SN2 क्यों कहा। हमने इसको SN2 इसलिए कहा क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस रिएक्शन के रेट में पार्टिसिपेट करते हैं उसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। और मैं आपको ये भी कह चुका हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम एक्चुअल डेफिनेशन कहाँ डिस्कस करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में। चलो उसके बाद हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ किस किस के, एल्काइल हैलाइड, और बताओ किसके होगा, वो न्यूक्लियोफाइल के। या आप न्यूक्लियोफाइल भी लिख सकते हैं, या इतने से काम चल जाएगा आपका, समझ जाएंगे इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल होता है। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। और सेकंड ऑर्डर बोलते हैं तो बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है ही, और 2 का मीनिंग क्या हो गया बताओ, 2 का मीनिंग क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर, इसलिए इसको SN2 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम इसमें भी इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। एक्चुअली रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो जस्ट अपोजिट होगा SN2 के कंपैरेटिवली। तो क्या होगा बताओ, हमने जहां SN1 में देखा था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर था वो हमने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1, देन मिथाइल हैलाइड का। वहीं आप अगर चेक करें SN2 में तो जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो अगर यहाँ आप देखें तो सबसे पहले किसका आएगा बताओ, मिथाइल हैलाइड, फिर कौन होगा बताओ, फिर कौन होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, आप समझ रहे हैं ना। फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, देन 3 डिग्री,
अब ऐसा क्यों है इसको आपको समझना होगा। तो मैं यहाँ कुछ स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, उससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं कोई एक मिथाइल हैलाइड लिख लेता हूँ, और मिथाइल हैलाइड हमारा ये होगा कोई भी हैलोजन। अब बताओ, अब हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिखते हैं, और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमारा होगा मिथाइल के बाद 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दैट इज इथाइल हैलाइड लिख लेते हैं हम। अब इथाइल में हमारा क्या होगा बताओ, एक कार्बन और एक CH3, तो इसको मैं 3H लिख लेता हूँ, और ये 2 हाइड्रोजन ही होंगे, और यहाँ हैलोजन होगा। आप समझ रहे हैं ना। एक्चुअली ये कौन होगा बताओ, CH3 CH2X, X का मतलब कोई भी हैलोजन, तो CH3 ग्रुप ये आ गया, CH2 ग्रुप ये आ गया, X ये आ गया, ठीक है ना। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिख लेते हैं सॉरी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होगा, कुछ ये होगा भाई। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स कौन से होंगे कि जुड़ने वाले फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होगा उससे डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हो, 2, तो ये 2 हैलाइड। और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन होगा, जरा आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको इनके स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहे हो तो मैं बना सकता हूँ आपको। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जरा आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ ये हो रहा होगा, क्योंकि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड चाहिए मुझको। कुछ नहीं करा है मैंने, थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर लिख दिया है। 3 डिग्री का क्या होगा, जरा कुछ ये होगा, जरा देख लीजिए। क्लियर। और मिथाइल हैलाइड तो वो होगा। थोड़ा सा मैंने ओपनली स्ट्रक्चर बनाया, क्यों बनाया वो अभी आपको मैं समझाऊंगा। तो मैं नीचे वालों को रफ कर लेता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इनके बनाए। बताओ 3 डिग्री क्यों होगा कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उससे डायरेक्टली 3 कार्बन है। बताओ ये 2 डिग्री क्यों होगा कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उससे डायरेक्टली 2 कार्बन है। और 1 डिग्री क्यों होगा ये बताओ, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उससे भी डायरेक्टली 1 कार्बन है। ठीक है, चलो तो मैं इसको रफ कर लेता हूं। तो अब हम बात करते हैं कि भाई इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा क्यों है। अगर आपने अभी देखा हो इसकी मैकेनिज्म, तो उसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको मैं दोबारा आइडिया दे देता हूं कि आपने देखा कि कार्बन CH3 H और इधर कौन था बताओ Br। तो न्यूक्लियोफाइल ने जो आपका OH आयन था हाइड्रोक्साइड आयन वो यहाँ अटैक करा, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझिए, बताओ अगर यहाँ गैप होगा, स्पेस होगा, तभी तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर पाएगा। क्लियर है ना। अगर मान लो यहाँ गैप ही नहीं हो, बिल्कुल हिंड्रेंस हो रहा हो, जगह ही नहीं हो, तो क्या न्यूक्लियोफाइल कार्बन साइड तक आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान दें। तो सिंस मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो हाइड्रोजन है इसका साइज क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। और यहाँ न्यूक्लियोफाइल इजीली क्या कर सकता है बताओ, अटैक कर सकता है। और कार्बन पर जब इजीली अटैक कर लेगा तो प्रोडक्ट का क्या कर देगा बताओ, फॉर्मेशन कर देगा। सिंस 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अगर आप देखें तो बताओ यहाँ केवल एक ही स्टेरिक हिंड्रेंस है। एक्चुअली उस हिंड्रेंस का नाम होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। नाम लिख देता हूं, स्टेरिक हिंड्रेंस। आर इंक्रीजेस किस साइड में, इस साइड में। तो देखिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल इस जगह से नहीं आ सकता, केवल यहीं से ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है CH3 ग्रुप। तो अगर आप मिथाइल हैलाइड में और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में देखें तो मिथाइल हैलाइड में वो न्यूक्लियोफाइल किधर से भी आ सकता है, जबकि यहाँ इस साइड से वो नहीं आ सकता, वो इस साइड से आ सकता है। क्लियर। चलो अगर आप देखें बताओ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में देखो एक बल्कि ग्रुप ये लगा हुआ है, एक बल्कि ग्रुप ये लगा हुआ है।
तो केवल अब न्यूक्लियोफाइल को जाने का रास्ता केवल यही है, ठीक है। अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में देखें तो एक बल्कि ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। तो आप देखें कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कार्बन तक न्यूक्लियोफाइल को जाने के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या लिख सकते हैं यहाँ बताओ? मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने से वो न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक नहीं पहुँच पाएगा और इससे उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बताओ? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो हमने ये इसकी रिएक्टिविटी को भी क्या कर लिया बताओ? कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग SN1 और SN2 दोनों की मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं और SN1 और SN2 के रेस्पेक्ट में उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा हम उसको भी डिफाइन कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी है। क्या मीनिंग है कि हम SN1 और SN2 मैकेनिज्म की रिएक्शन की स्टीरियो मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम उनकी स्टीरियो मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले, स्टीरियो केमिस्ट्री में उसको डिस्कस करने से पहले हम उन कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। उन टर्म्स को डिस्कस करने के बाद ही हम इनकी स्टीरियो मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। उनकी जो टर्म्स हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ने से पहले जो टर्म्स को हमने यूज़ करना है, हम उन सारे टर्म्स को अभी डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मिलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की जो टर्म्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। आओ डिस्कस करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो पहले हमको पढ़ना है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए, जैसे अब ये बल्ब है, शायद आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। तो यहाँ आपके घर में जो बल्ब होता है, जब वो आप उसका स्विच ऑन करते हैं तो आप क्या देखते हैं, उसकी लाइट जो है आपके टोटल रूम में स्प्रेड हो जाती है। इट मीन्स उस बल्ब से निकलने वाली लाइट के कंपोनेंट सभी डायरेक्शन में क्या करते हैं बताओ? गो थ्रू करते हैं, सभी डायरेक्शन में जाते हैं। तो इसलिए हम अब देखा कि जो ऑर्डिनरी लाइट है उसके कंपोनेंट सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, बट जो PPL लाइट होती है उसके कंपोनेंट वन डायरेक्शन में होते हैं। दैट इज PPL का मीनिंग होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं बताओ? PPL, ठीक है ना। तो क्या होता है और इसको कैसे फॉर्म करा जाता है उसको आप समझ लीजिए। हम बोलते हैं ये कोई एक ऑर्डिनरी लाइट है। तो ऑर्डिनरी लाइट है तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे बताओ? सभी डायरेक्शन में होंगे। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है ना। और हम इसको कैसे पास करेंगे बताओ? निकोल प्रिज्म से। किससे? निकोल प्रिज्म। और निकोल प्रिज्म को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज पोलराइजर। ठीक है, पोलराइजर, ठीक है। चलो, अब क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी लाइट है जिसके कंपोनेंट पहले सभी डायरेक्शन में थे, जैसे ही वो निकोल प्रिज्म से पास होगा तो क्या होगा? उसके लाइट के जो कंपोनेंट हैं वो ओनली वन डायरेक्शन में आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो डायरेक्शन बनाई है इसी डायरेक्शन में आए, वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकते हैं। वन डायरेक्शन के कंपोनेंट्स हमको ऑब्टेन हो जाएंगे। तो इस लाइट को हम क्या बोलते हैं बताओ? PPL। क्लियर? चलो देखिए, टेंशन ना लो, मैं एक एक टर्म्स को बहुत अच्छी तरीके से आपको कवर करूंगा, तभी आपको मैं उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, चलो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं फिर आपको उसी के थ्रू समझा लूंगा। हमने माना ये एक ऑर्डिनरी लाइट है, और जब ऑर्डिनरी लाइट होगी तो बताओ उसके कंपोनेंट क्या होंगे बताओ? सभी डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। चलो
अब क्या होगा, हमने इसके आगे क्या लगाया बताओ, एक निकोल प्रिज्म लगाया। क्या लगाया, निकोल प्रिज्म। और जैसे ही निकोल प्रिज्म लगाया तो बताओ क्या होगा, उस लाइट के कंपोनेंट वन डायरेक्शन में आ जाएंगे। लिख लेना, ये ऑर्डिनरी लाइट है, और ये कौन है बताओ, निकोल प्रिज्म। और ये बताओ क्या हो गया, पीपीएल लाइट। ठीक है ना। चलो अब हमने क्या देखा कि जैसे ये पीपीएल लाइट आई, इसको हमने एक ट्यूब ली और उस ट्यूब के अंदर हमने एक कंपाउंड का क्या भर दिया, सॉल्यूशन फिलअप कर दिया। ठीक है। और इस ट्यूब को वैसे हम पोलेरोमीटर ट्यूब भी कहते हैं, पोलेरीमीटर ट्यूब। ठीक है। चलो अब होगा क्या कि बताओ, जो पीपीएल लाइट थी उसको एज ए डिश ऐसे ही निकल जाना चाहिए था, लाइक दिस। बट हुआ क्या कि इस कंपाउंड के सॉल्यूशन ने इस लाइट को रोटेट कर दिया। सपोज करो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ कुछ थीटा डिग्री एंगल से। अब ये जरूरी नहीं है कि ये क्लॉकवाइज होगा, हो सकता है ये एंटी क्लॉकवाइज हो। तब वो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बताओ, ऑप्टिकल एक्टिविटी। दोबारा समझो कि अगर फाइनली रिजल्ट बता रहा हूं कि एक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, अगर उसमें से हम पीपीएल लाइट को पास करें तो अगर वो सॉल्यूशन उस पीपीएल लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे। अब वो क्लॉकवाइज करे या एंटी क्लॉकवाइज करे, बट वो क्या कर दे बताओ, रोटेट कर दे। तो बताओ ये वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये फिनोमिना क्या कहलाएगी बताओ, ऑप्टिकली एक्टिविटी। ठीक है। तो अब यहां हमारी दो बातें आती हैं, उसको भी जरा ध्यान से समझ लीजिए। हो सकता है वो कंपाउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, हो सकता है वो, थोड़ा ऊपर कर लूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए। भाई दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। अगर ध्यान दो, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मूव करता है तब उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है ना। चलो क्लियर। चलो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है तो हम उसको लीवो रोटेटरी बोलेंगे। ठीक है। चलो सेकेंडली, या तो आप उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल सकते हैं या आप उसको प्लस साइन से शो कर सकते हैं। और इसको किससे करेंगे बताओ, नेगेटिव साइन से। तो क्या मीनिंग है जरा दोबारा समझ लीजिए कि अगर हम एक ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करेंगे, पीपीएल लाइट मिलेगी। उस पीपीएल लाइट को अगर हम एक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करें तो इसकी दो टर्म्स हो सकती हैं, या तो वो लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। इफ अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो इस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इस बात को हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। या हम उसको क्या बोलेंगे बताओ, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। क्लियर है ना। तो एक बार आपको मैंने ये समझा दिया है, एक बार आप इसको देख लीजिए। मैं इसको एक बार इसको आपको थ्योरी फॉर्म में भी लिख देता हूं जिससे आपको नोट्स बनाना इजी हो जाएगा। आओ देखते हैं, मैंने इसको सब थ्योरी फॉर्म में भी लिख दिया है जिससे आप अच्छी तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर सकें। देखिए क्या लिखा है, ए बीम ऑफ लाइट विच पास वाइब्रेट्स ओनली इन अ वन प्लेन इज कॉल्ड
प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऐसे लाइट जिनके कंपोनेंट केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट्स करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बताओ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सेकंड है हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो लिखा है ऑप्टिकल एक्टिविटी को हमने क्या देखा था कि वो पीपीएल लाइट जब किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास हो रही थी तो वो सॉल्यूशन क्या कर रहा था, उसको लाइट को रोटेट कर रहा था, मे बी क्लॉकवाइज मे बी एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज हो रहा था उसको हम डेक्स्ट्रो बोल रहे थे और जो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था उसको हम लीवो रोटेटरी बोल रहे थे। और वो कंपाउंड कैसा था, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऐसा करेगा तो डेट इज अगर वो लाइट को रोटेट करेगा तो वो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये फिनोमिना हमारी क्या हुई थी बताओ, ऑप्टिकली एक्टिविटी। कैसे? द सब्सटेंस विच रोटेट द पीपीएल दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड द ऑप्टिकली एक्टिव। तो वो सब्सटेंस कौन होगा बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। द सब्सटेंस एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड, क्या होगा बताओ, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और वो फिनोमिना जो इस तरीके का हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, ऑप्टिकली एक्टिविटी। सब्सटेंस विच रोटेट द पीपीएल लाइट टूवर्ड्स द राइट दैट इज क्लॉकवाइज इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई, बताओ कैसे, प्लस से। ऑन द अदर हैंड द सब्सटेंस विच रोटेट द पीपीएल टूवर्ड्स द लेफ्ट दैट इज एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई माइनस। ठीक है ना? तो जो हमने अभी समझा था उसको हमने अच्छे तरीके से थ्योरी फॉर्म में भी लिख लिया। अब चाहो तो एक काम कर सकते हो, इस थ्योरी के नीचे जस्ट वही फिगर बना देना जिससे मैंने आपको समझाया था। ठीक है, दोबारा मेरा बनाना टाइम ही वेस्ट होना है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट टॉपिक से। आओ बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हम स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हम SN1 और SN2 रिएक्शन को हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हमने कुछ स्टीरियो मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले हम जनरल टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पढ़ा हमने PPL दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट और सेकंड पढ़ा हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी। उसी ऑर्डर में हम थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, और इसको हम किराल कार्बन भी कहते हैं। ठीक है ना? चलो, क्या होता है एसिमेट्रिक कार्बन एटम? नाम से लग रहा है एसिमेट्रिक। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि कार्बन एटम की 4 वैलेंसीज होती हैं। तो 4 वैलेंसी होती हैं तो 4 बॉन्डेड से बॉन्डेड होगा। अगर उसकी कार्बन की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हों तो वो कार्बन एटम कैसा होगा, किराल कार्बन एटम, या उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी कहते हैं। एक्चुअली कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं और हम ऐसे मान के चलें ये टेट्राहेड्रल ही है। कैसा है? टेट्राहेड्रल। तो इसकी ज़रा थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसे बना लो कि एक कार्बन, एक वैलेंसी ये कुछ A, ये B, ये C और ये D। हम मान के चल रहे हैं कि कार्बन एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा और उसकी 4 वैलेंसीज होंगी और चारों बॉन्ड 1 2 3 4 एक डिफरेंट एटम से अटैच हों, डेट इज A B C D। अब यहाँ आपको 2 चीज़ नहीं दिख रही होंगी। क्या नहीं है, ज़रा ध्यान से देखो। एक हमने ये सॉलिड बॉन्ड बनाई है और एक ये डॉटेड बनाई है। ठीक है ना? जो डॉटेड लिखते हैं हम उसको बोलते हैं इन द प्लेन, इन द प्लेन। एक्चुअली हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं और स्टीरियो केमिस्ट्री के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 डायमेंशन होते हैं। आपको ये 3 डायमेंशन ही समझना होगा। अभी मैं आपको मॉडल से भी समझाऊंगा। और ये जो सॉलिड वाला है ये कौन सा होगा, आउट द प्लेन। क्लियर? चलो, और ये 2 हमने, ये D है थोड़ा मिट गया है, इसे दोबारा लिख लो। और ये जो 2 हमने जनरल बॉन्ड बनाई है ये प्लेन के अंदर होंगी। क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है हमारा,
क्लियर? आपको दिख रहा होगा ये कैसा स्ट्रक्चर है हमारा, बताओ, टेट्राहेड्रल। किधर से भी इसको घुमा लीजिए, हमेशा बताओ बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.28 मिनट्स, सही है ना? ऑल बॉन्ड्स आर क्या होती है, इक्विवेलेंट। सारी बॉन्ड की डिस्टेंस क्या होगी, एक दूसरे से इक्वल होगी। अगर मैं इसको इस तरीके से रखूं तो ध्यान से देखो, देखिए ये वाली बॉन्ड और ये वाली बॉन्ड एक प्लेन के अंदर आ गई, है ना? कुछ मैं कागज ले लेता हूँ, उसको और अच्छा समझ में आएगा। सपोज करो देखो ये प्लेन है हमारा, बताओ ये दोनों बॉन्ड तो हमारी किसके अंदर आ गई, बताओ, प्लेन के अंदर। क्लियर है ना, दिख रही है ना? और अब ये दो बॉन्ड देखिए, एक हमारी ओर है और एक हमसे दूर है। जो हमसे दूर है वो इन द प्लेन हो गई, और जो हमारी ओर है, बताओ, सॉरी उल्टा बोल गया, जो हमसे दूर है वो आउट द प्लेन हो गई, और जो हमारी ओर है वो क्या हो गया, बताओ, इन द प्लेन हो गया। एक्चुअली ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, इसको हम बेसडेस फार्मूला भी कहते हैं। एक्चुअली ये जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री को ब्रीफली डिस्कस करें, डिटेल्स में पढ़ें, तब आपको ये और अच्छा समझ में आएगा। बट हाल फिलहाल हमको इन दोनों का क्या समझना है, नोटेशन। तो बताओ इसका मतलब क्या है, इन द प्लेन, और ये क्या मतलब है, आउट द प्लेन। आउट जो हमसे दूर जा रहा है, इन जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेते हैं। चलो तो अब होता क्या है, हमने पढ़ना है एसिमेट्रिक कार्बन एटम या किराल कार्बन एटम। तो देखिए जिस कार्बन से जुड़ने वाले 4 ग्रुप्स क्या हों, डिफरेंट हों, तो वो कार्बन कैसा होता है, बताओ, किराल कार्बन एटम। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, किराल कार्बन। पहली बात क्लियर। चलो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, हम यहां कोई एक मिरर लगा लें। क्या लगा लें, मिरर। और अगर मिरर लगा के इसकी इमेज को देखें तो क्या होगा, जरा ध्यान से समझें। कार्बन देखो ये वाली पोजीशन जस्ट ऐसी रहेगी ए, और क्या होगा बताओ, ये वाली पोजीशन भी आपको यहीं पे दिखेगी, सी। ये वाली डी इधर आ जाएगी, और ए जो बी है वो इधर आ जाएगा। शायद आपको समझ में होगा। अगर हम मिरर लगाएं तो ये वाली तो जस्ट पास में आ जाएगी, बट ये 2 पोजीशन अपनी जगह रहेंगी, और जो दूर है वो इस साइड चली जाएगी। क्लियर। चलो तो अब ध्यान दें, ये इसकी मिरर इमेज है। क्लियर। अगर मिरर इमेज है, बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रखूं, इस तरीके से मैंने उठाया और इसके ऊपर रखा, तो देखो ए तो ए के ऊपर आएगा, सी सी के ऊपर आएगा, बट डी बी के ऊपर चला जाएगा और डी बी के ऊपर। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो इस स्ट्रक्चर को मैं इसके ऊपर रख रहा हूं तो ए के ऊपर ए आएगा, सी के ऊपर सी आएगा, बट बताओ बी के नीचे कौन होगा, डी, और डी के नीचे कौन होगा, बी। तो क्या ये इमेज सुपर इम्पॉसिबल है? नहीं है। सुपर इम्पॉसिबल का मतलब क्या है कि एक के ऊपर एक आए। क्लियर। जैसे मैं एक आपको स्ट्रक्चर बनाता हूं, कार्बन, ये ए, ये बी और ये बी। अगर मान लो मैं इसका ये मिरर इमेज बनाता हूं तो ध्यान से देखो, बताओ ये ए रहेगा, ये बी, वो सॉरी ए यहां पे रहेगा, और ये वाला बी इधर आ जाएगा, और ये वाला बी इधर आ जाएगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो बताओ ए के ऊपर ए के ऊपर ए, बी के ऊपर बी के ऊपर बी। क्लियर। तो ये इमेज एक दूसरे की क्या होगी, बताओ, सुपर इम्पॉसिबल है। क्लियर। बट ये इमेज सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना। चलो इसको मैं रफ कर लेता हूं, 1 मिनट। तो ध्यान दें, तो मैं एक बात और कह सकता हूं कि ये दोनों इमेज एक दूसरे की क्या है, बताओ, थोड़ा सा यहां जगह कर लेते हैं, चलो यहां लिख देता हूं। बताओ एक दूसरे की दोनों क्या है, बताओ, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है ना। ये एक दूसरे की क्या है, बताओ, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज, बल्कि इसको पूरा लिखिए कि मिरर इमेज आर
नॉन सुपर इम्पॉसिबल, कि दोनों की जो मिरर इमेज है एक दूसरे की क्या है बताओ, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। क्लियर है ना? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो आप सुनिए ध्यान से। तब ऐसे एटम में जो किराल कार्बन होता है, या ऐसे बोलो अगर दो मॉलिक्यूल्स की जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, तब भी वहां पर क्या होगा बताओ, किराल कार्बन एटम होगा। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे बताओ, चिलेरिटी। क्लियर? तो ओवरऑल मैंने क्या कहा है कि ऐसा कार्बन जिससे लगने वाले चार बॉन्डेड क्या हो या चार बैलेंसीज जो हो वो डिफरेंट हो और उनकी मिरर इमेज एक दूसरे से क्या हो बताओ, नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, तब ऐसे कार्बन एटम को हम क्या बोलते हैं बताओ, किराल कार्बन एटम। बात नंबर एक। बात नंबर दो, अब जरा ध्यान से सुनिए। ऐसे कंपाउंड जिसकी मिरर इमेज एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, तब ऐसे आइसोमर्स, बहुत ध्यान से सुने, बताओ ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स तो हुए, ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं बताओ, इनहेंसियोमर्स। क्या बोलते हैं? इनहेंसियोमर्स। लिख देता हूं, तो हम बोल सकते हैं ये बताओ एक दूसरे के क्या हैं, इनहेंसियोमर्स हैं। क्या है बताओ, मैंने लिख दिया है, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर टू बताओ एक दूसरे के क्या होंगे, इनहेंसियोमर्स होंगे। देखो कई सारी बात आ गई हैं आपकी। फर्स्ट, कार्बन एटम जिसके लगने वाले फोर वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, किराल कार्बन एटम। और जिसके अंदर किराल कार्बन एटम होगा उसकी मिरर इमेज क्या होगी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, क्लियरिटी। क्या बोलेंगे हम, क्लियरिटी। क्लियर? चलो दूसरी बात, जो दो आइसोमर्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनहेंसियोमर्स। क्लियर? चलो अब एक बात और है, इन दोनों कंपाउंड्स का पीपीएल के लिए, डेट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए, नेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट। क्या कहना चाह रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। अगर ये कंपाउंड मेरा डेक्स्ट्रो होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, डेट इज प्लस साइन लगा सकता हूं, तब ये क्या होगा बताओ, लीवो होगा, डेट इज माइनस। क्लियर है? अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह सकता कि यही डेक्स्ट्रो होगा और यही लीवो होगा। हाँ, अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तब क्या होगा ये बताओ, लीवो रोटेटरी होगा। क्लियर है ना? ऐसा भी हो सकता है कि ये डेक्स्ट्रो हो तब बताओ ये क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा। क्लियर? तो ये एक प्रैक्टिकली फिनोमिना है, बस हम कह सकते हैं कि अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तब ये लीवो होगा। क्लियर? चलो सेकेंडली मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि जो दो इनहेंसियोमर्स बने हैं इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बताओ, सेम होंगी। फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द नेचर ऑफ लाइट, बट नेचर ऑफ पीपीएल, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इज डिफरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए इन दोनों की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो दो कंपाउंड्स बने हमारे, एक ये और एक इसका मिरर इमेज, इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होंगी, बट जो नेचर होगा पीपीएल का, डेट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, वो डिफरेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक डेक्स्ट्रो होगा और दूसरा लीवो रोटेटरी होगा। क्लियर है ना? चलो एक पॉइंट और पढ़ना चाह रहे हैं। देखो अभी मैंने बस आपको समझा दिया है, इसकी मैं प्रॉपर थ्योरी भी आपको लिख दूंगा, बट स्टिल आप एक बार इसको समझ लीजिए, है ना? चलो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास जगह है। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, वैसे फिफ्थ हमारा एक इनहेंसियोमर्स का हो जाएगा, वो डेफिनेशन में मैं लिख दूंगा। रेसिमिक मिक्सचर, सॉरी
बताओ रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जरा ध्यान से सुने, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, देखिए जो दो हमारे इनएंशियोमर्स बने, एक डेक्स्ट्रो बना और एक लीवो बना। डेक्स्ट्रो लीवो कैसे बने, एक हमारे पास कंपाउंड था, हमने उसकी मिरर इमेज बनाई, दूसरा हमारे पास बन गया। इफ अगर दोनों का जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, तो वो एटम कौन सा होगा, किराल कार्बन होगा फर्स्टली। अगर हम किसी फिजिकल या केमिकली मेथड से इन दोनों कंपाउंड का 50-50% ले लें, 50-50%, किसका, 1:2, मतलब बल्कि ऐसे लिखना बेकार है कि फर्स्ट कंपाउंड का एंड सेकंड कंपाउंड का अगर हम रेशियो कितना ले लें बताओ, 50-50% ले लें। यानी अगर 50% में डेक्स्ट्रो ले लूं और 50% में लीवो रोटेटरी ले लूं और दोनों का एक मिक्सचर मिक्स करके मैं निकाल लूं, तब उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बताओ, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, क्या रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बताइए, सोचो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, देखो 50% डेक्स्ट्रो है और 50% लीवो है, तो जितना डेक्स्ट्रो उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, डेट इज उस कंपाउंड का अगर मैं सॉल्यूशन बना भी लूं और उसमें मैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करूं, तब क्या होगा, जरा ध्यान से सुनो। जितना ये क्लॉकवाइज घुमाएगा कौन, डेक्स्ट्रो, उतना उसको लीवो क्या कर देगा बताओ, लीवो उसको क्या कर देगा बताओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो अगर सपोज करो 50 डिग्री उनने क्लॉकवाइज घुमाया, तो जो लीवो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट पीपीएल के जाएंगे उसी डायरेक्शन से क्या होंगे बताओ, आउटसाइड से निकल जाएंगे। तो बताओ जब पीपीएल लाइट का रोटेशन ही नहीं हुआ तो वो क्या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं होगा। तो ध्यान से सुने कि जो रेसिमिक मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है ना। तो इसको भी जरा लिख ही लेते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, चलो तो दोबारा एक बार मैं समराइज कर देता हूं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा है बताओ, एसिमेट्रिक या किराल कार्बन क्या होता है कि ऐसा कार्बन जिससे लगने वाली चारों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो, या जुड़ने वाले चारों ग्रुप्स क्या हो, डिफरेंट, तो ऐसे कार्बन को हम किराल कार्बन एटम कहते हैं। फर्स्ट। सेकंड क्या होता है कि जिसके अंदर किराल कार्बन एटम होगा उसकी मिरर इमेज एक दूसरे के क्या होगी बताओ, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगी, तब इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, क्लियरिटी। क्लियर। चलो, और दो जो हमको आइसोमर्स मिले हैं उन आइसोमर्स को क्या बोलते हैं हम, एनहेंसियोमर्स। क्लियर। और लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं कि अगर हम 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो दोनों को मिक्स करके जो फाइनली सॉल्यूशन या मिक्सचर बनाए उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, क्योंकि वो पीपीएल लाइट को रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि जितना डेक्स्ट्रो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा उतना लीवो रोटेटरी उसको क्या कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देगा। ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग पूरा अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। चाहो तो इसको एक बार आप देख लीजिए और उसके बाद मैं इसको प्रॉपर थ्योरी में लिख देता हूं। ठीक है। आओ, अब मैंने ये नोट्स आपको प्रॉपर लिख दिए हैं जहां आपको कॉपी करना आसान हो जाएगा। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, एसिमेट्रिक कार्बन एटम या चिराल कार्बन, सॉरी किराल कार्बन, लिखते चिराल हैं बोलते किराल हैं। तो क्या लिखा है, द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन आइटम आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रल। मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बन की हम चारों वैलेंसी को टेट्राहेड्रल मानेंगे, है ना। चलो
tetrahedral, and if all the atom or groups attached to the carbon are different, such carbon is called asymmetric carbon और chiral carbon। और इसको हम एक वर्ड और भी बोलते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टीरियो सेंटर। क्या बोलेंगे हम? स्टीरियो सेंटर, ठीक है ना। चलो यहाँ मैंने आपको नोट करके लिख दिया है जो अभी मैं आपको वर्ड बोला था कि इन दोनों, अगर कंपाउंड के अंदर क्राल कार्बन एटम होगा तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी? नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगी, ठीक है ना। चलो तो लिखा है द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड क्राल एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लैरिटी, ठीक है ना। चलो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, हालांकि वो थोड़ा सा सिलेबस के बियॉन्ड है, आप थोड़ा सा अगर पढ़ोगे तो आप फर्स्ट टर्म की लास्ट चैप्टर है हमारा, वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम थोड़ा सा वहाँ डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो वहाँ हम इसको भी दोबारा फर्दर पढ़ने वाले हैं। तो अगर एटम हमारा क्राल होगा तब वो कंपाउंड क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन सी होती है? जो कंपाउंड पीपीएल लाइट के लिए डिफरेंट बिहेवियर शो करें, ठीक है ना। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात ये भी ध्यान रखें कि अगर एटम मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम अगर किराल है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, डेट इज वो पीपीएल के लिए डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। चलो नेक्स्ट जो हम बोले थे इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स एक्चुअली क्या है? तो मैं आपको यहाँ पे बता चुका था कि देखिए अगर हमने इसकी ये मिरर इमेज बनाई है तो इन दोनों की इमेज एक दूसरे के ऊपर क्या है बताओ? नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। और जब नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा तो एक कंपाउंड इसमें डेक्स्ट्रो होगा तो एनोदर कौन सा होगा? लीवो रोटेटरी होगा। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर स्ट्रक्चर फर्स्ट हमारा डेक्स्ट्रो हो, डेक्स्ट्रो को मतलब हम प्लस साइन से इसको शो करेंगे, और प्लस साइन से शो करेंगे तो ये पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देगा। सेकंड, तब ये कौन सा होगा बताओ? लीवो रोटेटरी होगा, और इसको हम कैसे शो करेंगे? माइनस से। एक बात आप जरा ध्यान से सुने, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था, ये जरूरी नहीं है कि ये डेक्स्ट्रो होगा, मैं कह रहा हूं अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तब ये लीवो होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर ये हो सकता है कि डेक्स्ट्रो होगा तब ये लीवो रोटेटरी हो जाएगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हम ऐसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम ये मान के चलते हैं कि एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो रोटेटरी होगा। आप ये टेंशन ना लें कि सर ने तो पहला डेक्स्ट्रो लिखा तो मैं भी डेक्स्ट्रो लिखूंगा, आप लीवो लिख सकते हैं, तब इसको आप डेक्स्ट्रो लिख लेंगे, ठीक है ना। तब हमने एक बात और बताई थी आपको कि जब कंपाउंड की मिरर इमेज एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है तो हम दोनों कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स, ठीक है ना। ये दो आइसोमर्स बने इसलिए हम दोनों को क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर्स। तो लिखा है मैंने इनेंशियोमर्स के द ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बोल रहे हैं? देखो ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। क्यों है? क्योंकि इन दोनों का पीपीएल के लिए नेचर क्या है? डिफरेंट है। चलो, ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज टू ईच अदर। देखो एक दूसरे की मिरर इमेज क्या है बताओ? सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। इट मीन्स ये दोनों हम क्या बोलते हैं? अगर हम दोनों स्ट्रक्चर 1 और 2 को बोलें तो वन वर्ड में हम बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है? इनेंशियोमर्स हैं, क्योंकि इन दोनों की मिरर इमेज एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और दोनों का पीपीएल के लिए नेचर क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो क्या लिखा है? आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड इनेंशियोमेरिज्म, ठीक है। चलो नोट करके हमने एक बात लिखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? जो अभी मैंने आपको बताया था कि इनेंशियोमर्स हैव द आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट द रोटेशन ऑफ पीपीएल अपोजिट डायरेक्शन बट टू सेम द एक्सटेंट। क्या मीनिंग है? कि जो दो हमारे इनेंशियोमर्स हैं इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बट पीपीएल के लिए नेचर क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा था रेसिमिक मिक्सचर, जिसको हम ऑलरेडी समझ चुके थे। हमने इसमें क्या बताया था कि अगर हम डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी का अगर इक्वल अमाउंट लेके एक मिक्सचर बनाएं, उसी को हम क्या बोलते हैं बताओ? रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है ना। कि एक हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी का कंपाउंड ले लें, एक उसका लीवो रोटेटरी ले लें, और दोनों का हम अगर 50% सॉल्यूशन
पार्ट ले लें तो फाइनली मिक्सचर जो बनता है उसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। अगर हम उसमें पीपीएल लाइट को पास करें तो वो पीपीएल लाइट को क्या करेगा, रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जितना मूवमेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड के साथ लीवो रोटेटरी उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देगा। फाइनली रिजल्ट क्या होगा, पीपीएल मूव नहीं करेगा और वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या है लिखा है कि मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ टू एनेंशियोमर्स इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। इसको आप थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे। रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन बात एक ही है। ए रेसिमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, पहले बता चुका हूं। क्यों होगा आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा ये मिक्सचर, बिकॉज द रोटेशन कॉज्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ वन एनेंशियोमर्स इज कैंसल्ड बाय द इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन कॉज्ड बाय द सेम मॉलिक्यूल ऑफ अदर एनेंशियोमर्स। ठीक है ना, एक एनेंशियोमर से जितना क्लॉकवाइज होगा उतना ही दूसरे एनेंशियोमर से वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा नंबर था इसका आप देख लेना। और इस टर्म का हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेट इज रिटेंशन एंड इन्वर्जन। देखिए स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम SN1 और SN2 को स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहाँ से एक क्वेश्चन इन्वर्जन का आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन्वर्जन और रिटेंशन क्या होता है उसको आप देख लीजिए। इसको एक्चुअली मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्या है वो एग्जाम्पल, हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो क्या है, एक मेरे पास मॉलिक्यूल है, डेट इज कुछ भी हो सकता है, CS2C5, ये H, ये कुछ X और ये हमारा CH3। ठीक है ना, एक इन द प्लेन और एक आउट द प्लेन। ठीक है ना, चलो अब मैं यहां क्या करता हूं, जरा ध्यान से समझिए। मैं एक रिएक्शन करता हूं और रिएक्शन करने के बाद हम देखते हैं कि इस ग्रुप को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। सपोज करो X एलिमिनेट होगा और Y ऐड होगा। क्लियर? तो क्या हुआ, देखो फाइनली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाए, C2H5 H, और यहां X की जगह क्या जाएगा, Y, और ये एज इट इज कौन हुआ, CH3। तो फाइनली आप देखो क्या दोनों की ज्योमेट्री चेंज हुई? नहीं हुई। ज्योमेट्री दोनों की क्या है बताओ, सेम है। केवल फर्क किस बात का है कि वो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया किसने, बाई ने। तो जब एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट होकर दूसरा ग्रुप आ जाए, बट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या रहनी चाहिए, सेम। क्या रहनी चाहिए, ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए बताओ, सेम रहे। तब इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बताओ, रिटेंशन। क्या थोड़ा पीछे लिख लीजिए, क्योंकि इस पार्ट पर मैं यहां क्या कवर कर लूंगा, इन्वर्जन। तो बताओ यहां क्या सेम रहना चाहिए, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, सेम। तब इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन। क्लियर? चलो, तो इन्वर्जन क्या होगा, देखिए इसी मॉलिक्यूल को मैं दोबारा लिख लेता हूं। ये कुछ इन द प्लेन H, और ये आउट द CS3, और यहां हमारा हो गया ये X। क्लियर? चलो अब मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से सुनो। मैंने फर्दर X को एलिमिनेट करा और Y को मैंने क्या करा, ऐड। अब फाइनली इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो कुछ इस तरीके का बन जाता है कि C2H5 H की डायरेक्शन ये आ जाए और
CH3 ये आ जाए और यहाँ हमारा क्या आ जाए Y। तो देखें यहाँ ज्योमेट्री क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई। बताओ, एच जिस डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट, लाइक दिस पलट गया स्ट्रक्चर, लाइक जैसे पराठा स्टाइल, जैसे हम पराठे को पलट देते हैं, तो ये इस तरीके से पहुंच गया स्ट्रक्चर। देख रहे हैं ना आप, ये इस तरीके से घूमा तो x की जगह क्या आ चुका होगा y, बट क्या हुआ, ज्योमेट्री क्या हो गई हमारी, बताओ, चेंज हो गई। तब इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, बताओ, इन्वर्जन। ठीक है, तो रिटेंशन और इन्वर्जन में क्या डिफरेंस है हम लोग समझ चुके हैं कि जब रिटेंशन में एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट होकर दूसरा ग्रुप आए बट उसकी ज्योमेट्री कैसी रहनी चाहिए, सेम, तब उसको क्या बोलेंगे हम, रिटेंशन। ठीक है ना। बट अगर उसकी ज्योमेट्री ही क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और ग्रुप तो सब्स्टिट्यूट होना ही चाहिए भाई, एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट होना ही चाहिए। बताओ, एक्स को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, वाई ने, बट उसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, बताओ, चेंज हो गई, तब उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में SN1 और SN2 की मैकेनिज्म्स को पढ़ने से पहले हमने अपनी सभी टर्म्स को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब एक बार आप इन सभी टर्म्स को अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, इसकी अच्छी तरीके से स्टडी करिए, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की मैकेनिज्म पढ़ेंगे SN1 और SN2। देखिए, अभी जो हमने मैकेनिज्म पढ़ी हैं वो जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म थी, अब हम इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री में मैकेनिज्म पढ़ेंगी, और बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ से इसके बनने वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो एक बार इसको अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, SN1 और SN2 की वीडियो लेके आएंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में। ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।